ऑन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स भी लिखते थे, तो हाँ ये एक्स भी कर दिया है। दूसरा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम में डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू एम कर दिया, लो आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और पाई इज इक्वल टू सी आर टी में पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी मेंशन कर दिए थे। तो वहां से हम लोग का कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब हर एक सवाल में अब हम लोग क्वांटा फैक्टर आई वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग को डिस्कशन करना होता है, इससे एक टर्म आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे अभी तक बहुत सारे जगह पे ये चीज सुना होगा, आइडियल सॉल्यूशन है या आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है या फिर आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पॉइंट यही होता है कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या। अरे माइक्रोफोन ऑफ कर भाई, एक ही इंस्ट्रक्शन कितने बार देंगे। तो उसमें आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, उस चीज का डिस्कशन होता है, थोड़ा बहुत करने लायक होता है। तो जैसे उसमें एक चीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग रॉल्स लॉ की बात करें, तो रॉल्स लॉ वाले पार्ट के हिसाब से जो हम लोग का पी सॉल्यूशन है, तो पी सॉल्यूशन वाला पार्ट पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होना चाहिए था। मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर रॉल्स लॉ का फॉर्मूला, यहाँ से पी सॉल्यूशन आता था। अगर हम लोग कोई भी एक सॉल्यूशन लेके चले जिसमें हम लोग का थियोरेटिकल एक्सप्रेशन वाला पार्ट पी एस के बराबर है और एक्सपेरिमेंटल जो है उसको पी ऑब्जर्व कर देते हैं, तो जिन केसेस में पी ऑब्जर्व अपने थियोरेटिकल प्रेशर के बराबर होगा, वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। अगर दूसरा केस लेके चले, पी ऑब्जर्व वाला पार्ट हम लोग के पी सॉल्यूशन के बराबर नहीं है, तो इस तरह के केस में हम लोग टर्म आराम से नॉन आइडियल मेंशन करते हुए चल सकते हैं। मतलब आइडियल के केस में जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो थियोरेटिकल कैलकुलेशन के बराबर होना चाहिए, बट एक्चुअल में कहीं कहीं पे बहुत सारे केसेस में जो एक्चुअल प्रेशर जो निकल के आता है, मतलब जो ऑब्जर्व प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो निकल के आता है वो थियोरेटिकल प्रेशर के बराबर नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग टर्म आराम से नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जानने हैं, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्या होता है। तो पहले तो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले पार्ट के डिस्कशन में हम लोग नॉन आइडियल का दो अलग अलग क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। तो हेडिंग डाल दो आइडियल सॉल्यूशन, मतलब पहले तो हेडिंग डाल देना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें मेंशन कर लेना आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें पॉइंट नोट कर लेना, द ऑब्जर्व्ड प्रेशर या द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन the observed vapor pressure of the solution is equal to the theoretical value is equal to the theoretical value based on Rawls law. Based on Rawls law. तो ये चीज आराम से लिख सकते हैं, P observed is equal to PS is equal to P naught A x A plus P naught B x B। ये चीज हम लोग आराम से लिखते हुए काम कर सकते हैं। ये तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा। दूसरा इसमें एक चीज और होता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, जैसे P ऑब्जर्व तो हम लोग के थियोरेटिकल एक्सप्रेशन के बराबर हो गया, इसके अलावा हम लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लो हम लोग के पास एक सॉल्यूशन दे रखा ए, इसको मिक्स कर दिया हम लोग सॉल्यूशन बी वाले पार्ट में, मतलब एक सॉल्यूशन दे रखा है ए, दूसरा सॉल्यूशन बी, दोनों को मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन बना दिए ए बी। तो अगर ए वाले पार्ट का इंट्रैक्शन और बी वाले पार्ट का इंट्रैक्शन आपस में सेम है एंड ए बी का इंट्रैक्शन भी सिमिलर टाइप का निकल के आ गया, तो उस केस में अगर सब के इंटरेक्शन आपस में सेम टाइप के निकल के आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का जैसे पहले सॉल्यूशन था वैसे ही बाद में सॉल्यूशन निकल के आएगा, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो इंट्रैक्शन का मतलब हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी टाइप का इंट्रैक्शन फोर्स यहाँ यूज करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज similar to
AB, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे दोनों में कैसे सिमिलर हो सकता है? मान लो कि ऐसा लेते हैं हम लोग, C2H5OH लिए और CH3OH लिए, हम्म, तो दोनों का इंट्रैक्शन सिमिलर टाइप का होगा। पहला वाला भी अल्कोहल है, दूसरा वाला भी अल्कोहल है, बस एक अल्कोहल। कार्बन का डिफरेंस है, तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, हाँ। चलो। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे यहाँ जो लिखा ना इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी वाला पार्ट, तो इसके जगह पे हम लोग ये इस टाइप से मेंशन कर सकते थे कि हम लोग वहां पे इंट्रैक्शन वर्ड यूज ना करके आराम से ऐसा लिख दिए FAA और FBB, मतलब जो फोर्स ए मॉलिक्यूल के बीच में या बी मॉलिक्यूल के बीच में मिल रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टाइप का है इन केस ऑफ AB। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लो। चलो भाई, तीसरे पॉइंट पे ध्यान दो। कुछ और भी थियोरेटिकल पार्ट्स है जिनका हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को ध्यान रखना है वो इस तरह का, एक तो हम लोग टर्म यूज करते हैं डेल्टा जी सॉल्यूशन। डेल्टा जी सॉल्यूशन का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब ए को जब बी से मिक्स किए तो गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो एग्जैक्टली किस टाइप से निकल के आएगा, हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इसमें एक चीज का हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी के चेंज की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से इसको नहीं समझेंगे हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। समझने का तरीका कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम लोग ए को बी के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों मिसिबल है। अगर राउल्स लॉ में हम लोग मिसिबल लिक्विड लेके ही चलते हैं, मिसिबल लिक्विड लिक्विड लेकर के नहीं चलता है। तो अगर दोनों मिसिबल है तो ए को जैसे बी में डालेंगे तो अपने आप से मिक्सिंग होगा। अपने आप से अगर मिक्सिंग हो रहा है तो हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जब भी कभी अपने आप से मिक्सिंग होगा मतलब स्पॉन्टेनियस टाइप का प्रोसेस है। और अगर स्पॉन्टेनियस टाइप का प्रोसेस है तो किसी भी स्पॉन्टेनियस या किसी भी फिजिबल प्रोसेस के टाइम पे हमेशा जो हम लोगों का गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो लेस देन जीरो होता है। तो ये चीज हमेशा लेस देन जीरो होगा या फिर नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, पहला केस जो हम लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा डेल्टा एस सॉल्यूशन। डेल्टा एस वाला पार्ट कुछ दिनों पहले डिस्कशन किया था, एंट्रोपी वाला पार्ट। एंट्रोपी का मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो जब सॉल्यूशन ए को सॉल्यूशन बी में डालेंगे तो उस केस में डेफिनेटली प्रोसेस के टाइम पे एंट्रोपी बढ़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा मॉलिक्यूल। तो आइडियल सॉल्यूशन टाइप के केस में या फिर ज्यादा वॉल्यूम मिल गया तो हर एक मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस में मूव कर सकता है, तो हर एक पार्टिकल का एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट का एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा होने का मतलब है कि एंट्रोपी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, तो हमेशा हम लोग जीरो से बड़ा या फिर पॉजिटिव कंसिडर करते हुए चल सकता है। तो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज हमेशा हमेशा लेस देन जीरो होगा और एंट्रोपी वाले पार्ट का चेंज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये दो फैक्ट आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हर तरह के सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो पहले तो, थर्ड और फोर्थ। हमेशा ये काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में हमेशा लिख सकते हैं ऑलवेज। आइडियल हो या नॉन आइडियल हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा ही डेल्टा जी वाला पार्ट लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एस वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद कुछ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डेल्टा एक्स मिक्सचर या फिर डेल्टा एस सॉल्यूशन वाला पार्ट। मिक्सिंग बोलो या सॉल्यूशन बोलो, हम लोग एग्जैक्टली सेम टाइप का ही फॉर्म कंसिडरेशन लेते हुए चलेंगे। तो डेल्टा एच का मतलब है इंथैल्पी चेंज वाला पार्ट। तो उसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है। जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, हम लोग साइन पॉजिटिव ले सकते हैं। तो इंथैल्पी चेंज मतलब हम लोग एनर्जी से एसोसिएशन करके चल रहे हैं। तो अगर डेल्टा एच वाला पार्ट इंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो पॉजिटिव होता। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम से हीट लिबरेट होगा। अगर सिस्टम से हीट लिबरेट होगा तो सिस्टम का एनर्जी घटेगा। अगर सिस्टम का एनर्जी घटेगा तो हम लोग साइन आराम से नेगेटिव लेके चल सकते हैं।
तो जो अपना डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर है ये डिपेंड करेगा कि हम लोग का जो सॉल्यूशन बन रहा उस सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कैसा है। बट यहाँ पे क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में जैसे पहले इंटरेक्शन था एग्जैक्टली वैसा ही इंटरेक्शन बाद में है, पहले भी इंटरेक्शन सेम था अभी भी इंटरेक्शन सेम है, मतलब कहीं कोई वेरिएशन नहीं हुआ। तो अगर इंटरेक्शन ना स्ट्रांग हुआ, इंटरेक्शन ना वीक हुआ, इसका मतलब ना ही सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ना ही सिस्टम अनस्टेबिलिटी गेन कर रहा है, जैसे पहले था वैसे एग्जैक्टली रह गया। तो अगर सिस्टम ना स्टेबिलिटी गेन किया ना सिस्टम स्टेबिलिटी लूज किया, मतलब प्रोसेस में ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही हीट लिबरेट होगा, अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो उस केस में हम लोग डेल्टा एच का वैल्यू आराम से 0 मेंशन करते हुए चल सकते हैं। अगर हीट लिबरेट होता मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइम पे हमेशा सिस्टम का एनर्जी घटता है तो साइन हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, सॉरी नेगेटिव लेके चलते हैं। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो हमेशा सिस्टम में एनर्जी ऐड होता है। अगर सिस्टम में एनर्जी गेन हुआ तो हमेशा सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, तो उस केस में साइन हम लोग आराम से पॉजिटिव लेके चलते हैं। बट यहाँ ना सिस्टम में एनर्जी लूज हो रहा है ना सिस्टम में एनर्जी गेन हो रहा है, और ना पॉजिटिव लेंगे ना नेगेटिव लेंगे, मतलब 0 आराम से ले सकते हैं। एक ये कंसिडरेशन का ध्यान रखना, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सचर। उसके अलावा एक ये पार्ट है, ये भी 0 के बराबर होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, जैसे मान लो एक चीज बताओ, खुद से सोच के देखो कि ए वाला जो पार्ट है मान लेते हैं कि 1 लीटर है, बी वाला पार्ट भी मान लेते हैं 1 लीटर है। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे हम लोग तो ए प्लस बी जो बनेगा वो तो टोटल 2 लीटर होगा। और डेल्टा वी का मतलब है वॉल्यूम का चेंज, जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम का चेंज, ये वॉल्यूम का चेंज 0 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग 1 लीटर में 1 लीटर मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम तो 2 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम का जो चेंज है तो 0 कैसे निकल के आ गया? वो तो पॉजिटिव है, वैल्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव निकल के आना चाहिए था। तो ये चीज को एक्सप्लेन कर सकता है क्या कोई भी, कि वॉल्यूम का चेंज 0 कैसे लिखा हुआ है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 कैसे लिखा हुआ है? सर इसमें इनिशियली भी तो 2 लीटर ही था ना, हाँ तो फाइनल भी 2 लीटर, तो चेंज तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली वही चीज का डिस्कशन है यहाँ पे। जैसे होता क्या है कि इससे मतलब नहीं है कि हम लोग मिक्सिंग के बाद में टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। जैसे एक चीज है, अगर हम लोग एक सॉल्यूशन 1 लीटर का या एक लिक्विड 1 लीटर का किसी दूसरे लिक्विड 1 लीटर से मिक्स किए, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉल्यूम वाला पार्ट 2 लीटर के बराबर होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम 2 लीटर के बराबर हम लोग का एक्सपेरिमेंटल होगा और वॉल्यूम ऑब्जर्व वाला पार्ट भी बराबर हो गया, मतलब जो वॉल्यूम का चेंज है वो वॉल्यूम का चेंज अपने थियोरेटिकल एक्सप्रेशन और ऑब्जर्व एक्सप्रेशन वाले पार्ट में डिफरेंट नहीं रहा, तो वहां पे हम लोग डेल्टा वी की बात करते हैं। अगर थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वाले पार्ट में वेरिएशन आता है तो उस केस में हम लोग डेल्टा वी वाला पार्ट आराम से ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लेके चल सकते थे। बट जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो हम लोग को ऑब्जर्व वॉल्यूम है और जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, सॉरी जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली बराबर होता है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का जो चेंज है वो एग्जैक्टली 0 निकल के आता है। ऐसा हम लोग आराम से काम करते हुए या फिर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इन दोनों पॉइंट्स को। और इसके नीचे हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, उस एग्जांपल्स वाले पार्ट को ध्यान रखना है। चाहे तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, वी एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू वी थियोरेटिकल। चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं, डेल्टा वी वाले पार्ट का मतलब, डेल्टा वी का मतलब वी ऑब्जर्व माइनस वी थियोरेटिकल, ये भी नोट कर सकते हैं। चलो भी ध्यान दो। इससे अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोगों को अभी वैसे सॉल्यूशंस लेने हैं जिसका इंटरेक्शन सेम टाइप का हो। तो जैसे हमने पूछा था कि सर इंटरेक्शन सेम कैसे हो सकता है, तो हम लोग एक अल्कोहल लिए और दूसरा अल्कोहल लिए, तो दोनों का इंटरेक्शन सेम टाइप का होगा। बस ध्यान रखना मोलर मास बिल्कुल नियर बाई होना चाहिए। तो नियर बाई होने का मतलब हम लोग होमोलोग्स लेके चल सकते हैं।
जब होमोलॉग्स होता है तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो ये तो हम लोग जनरल केस में भी डाल सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग का अल्कोहल ही हो। इन जनरल अगर हम लोग ये टर्म यूज कर ले होमोलॉग्स, तो होमोलॉग्स वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप बाय डिफॉल्ट सेम होगा, और एक CH का डिफरेंस होने की वजह से बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होगा। तो आराम से एग्जाम्पल हमेशा के लिए कंसिडर कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा है कि एग्जाम्पल ध्यान रखना, वैसे तो ये भी होमोलॉग्स के जैसा ही है बट अलग से भी ध्यान रखना इसको, बेंजीन प्लस टोलुइन। जब भी बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर होगा तो उस केस में आराम से आइडियल टाइप का सोल्यूशन बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हेक्सेन लेके चलते हैं हम लोग, नॉर्मली हेप्टेन, ये भी होमोलॉग्स है बट इस तरह के एग्जांपल्स नाम में हम लोग वर्ड यूज करते चले जाते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अल्काइल क्लोराइड प्लस अल्काइल ब्रोमाइड, ये पार्ट अपना अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट सिमिलर इंटरेक्शन शो करता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी प्रॉपर्टी में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सिमिलर टाइप से RBr और RI, मतलब अल्काइल आयोडाइड वाला पार्ट, इस तरह के पार्ट भी आराम से सिमिलर इंटरेक्शन शो करते हैं। मतलब थोड़ा वेरिएशन होता है क्योंकि आयोडीन का मोलर मास ज्यादा है तो वेरिएशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन होने की वजह से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन और आयोडीन वाले पार्ट को नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ मास का काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का वेरिएशन वो काफी हाई निकल के आता है। लेकिन जनरलाइज वे में ये हम लोग 4 केसेस 5 केसेस आराम से कंसिडर कर सकते हैं। होमोलॉग्स तो जनरली ध्यान रखना कि होमोलॉग्स हमेशा होंगे, और उसके अलावा 4 और केसेस हो सकते हैं। नोट एग्जांपल्स। और इसको नोट करने के बाद फिर उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डाल देना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो भी ध्यान दो, जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे अभी डिस्कशन किया था कि ऑब्जर्व प्रेशर अगर थियोरेटिकल प्रेशर के बराबर है तो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बट अगर बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है ना, पी ऑब्जर्व जो अपना थियोरेटिकल प्रेशर है मतलब पी सॉल्यूशन उससे ज्यादा हो जाए, या पी ऑब्जर्व जो अपना थियोरेटिकल एक्सप्रेशन उससे कम हो जाए। दोनों केसेस लेकर के चल सकते हैं हम लोग आराम से। तो जैसे जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो जब दोनों पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग दोनों को नॉन आइडियल के अंदर एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कशन करने का मतलब है कि हम लोग इन दोनों के जो भी वेरिएशंस होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, उसको रिलेटिवली कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो इस केस में जैसे एक टेबल के फॉर्म में हम लोग काम कर सकते हैं, और यहाँ पे दो तरह के वेरिएशंस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पार्ट होगा, जहाँ पे एक को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरी चीज को हम लोग आराम से नेगेटिव डेविएशन बोलते हुए चल सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ये दोनों टर्म आराम से कंसिडर किया जा सकता है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे होता क्या है वो मेंशन कर रहा है, जैसे इसको समझने का तरीका या याद रखने का तरीका हमेशा ऑब्जर्व्ड प्रेशर के टर्म में रखना, ठीक है, उसको किसी दूसरे फॉर्म में मत रखना। अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर अपने थियोरेटिकल प्रेशर या पी सॉल्यूशन से ज्यादा है, मतलब बेसिकली पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। तो जैसे अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, तो कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन, आराम से बोल सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला साइड है उस साइड में लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड प्रेशर वाला पार्ट अपने सॉल्यूशन के प्रेशर से लोअर होगा। तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर ऑब्जर्व प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन आराम से बोल सकते हैं। बट इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है उनको ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे मान लो कि सबसे पहला दिन जब तुम लोगों का डिस्कशन हुआ होगा वेपर प्रेशर वाले पार्ट का, वेपर प्रेशर को कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं,
तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो जल्दी इवोपरेट करता है। जैसे देखा है कि एसीटोन जो है जल्दी उड़ जाता है, जबकि वाटर का इवोपरेशन जल्दी नहीं होता, क्योंकि एसीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। तो आराम से पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट को एस्केप करके गैसेस फॉर्म में जा सकते हैं। तो जो एसीटोन का स्ट्रक्चर है, उस एसीटोन के स्ट्रक्चर में आराम से गैसेस फॉर्म में जाने की टेंडेंसी है, क्योंकि लिक्विड स्टेट वाले पार्ट में या फिर जो लिक्विड फेज वाला पार्ट था, उस लिक्विड फेज वाले पार्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी कम था। तो उस केस में ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा तो ज्यादा वेपर निकल के आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ए वाले पार्ट के साथ बी को मिक्स किए और अपना इंट्रैक्शन वीक हो गया, मतलब हो सकता है कि ए को बी के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग की वजह से इंट्रैक्शन थोड़ा खराब हो गया। तो अगर अपना इंट्रैक्शन खराब हो गया तो उस केस में पहले जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उससे अगर इंट्रैक्शन खराब हो गया तो इसका मतलब फाइनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से पार्टिकल्स ज्यादा एस्केप करना शुरू कर जाएंगे। और अगर पार्टिकल्स ज्यादा एस्केप करेंगे, वेपर वेपर फॉर्म में ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू होंगे, इसका मतलब हम लोग का वेपर प्रेशर अपने एक्सपेक्टेड या थियोरेटिकल प्रेशर वाले पार्ट से ज्यादा निकल के आएगा। तो हम लोग इंट्रैक्शन के टर्म में ही काम करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि ए और ए का जो इंट्रैक्शन है या फिर बी और बी का जो इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन वाला पार्ट इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इससे ज्यादा होना चाहिए। तो जब ए और बी में इंट्रैक्शन कम होगा या वीक होगा तो पार्टिकल्स वेपर में ज्यादा आसानी से मूव करेंगे। अगर पार्टिकल्स वेपर में ज्यादा आसानी से मूव करेंगे तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर और ज्यादा निकलेगा। जितना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनना चाहिए। तो अगर पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन कम होगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, या ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वीकर इंट्रैक्शन इन ए बी, ऐसा हम लोग सेकंड केस में मान सकते हैं। तो दूसरे वाले साइड में जस्ट अपोजिट होगा कि हम लोगों को वेपर प्रेशर कम कराना है। तो अगर वेपर प्रेशर कम कराना है मतलब जो ए का इंट्रैक्शन है या जो बी का इंट्रैक्शन है, इसका इंट्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा वीकर होना चाहिए एज कम्पेयर टू हम लोग का ए एंड बी वाला पार्ट। मतलब ए बी का इंट्रैक्शन इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ए और बी। तो इस केस में जैसे लिख सकते हैं हम लोग stronger interaction in solution AB। होगा कैसे उस चीज पे आते हैं डिस्कशन पे। अब जैसे इसमें ऐसा होगा कि ए में मान लो इंट्रैक्शन था ठीक ठीक, बी में भी इंट्रैक्शन था ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वेपर बन रहा था। बट ए बी का इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो गैसियस पार्टिकल पहले आराम से मूव करके जा रहे थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में रहना चाहेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में रहना चाहेंगे तो इसका मतलब वेपर का फॉर्मेशन कम करेंगे। अगर वेपर का फॉर्मेशन कम करेंगे तो वेपर प्रेशर वाला पार्ट भी कम होगा। तो इस केस में अगर ए बी का इंट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया तो उस केस में हम लोग आराम से वेपर प्रेशर कम करा सकते हैं, मतलब नेगेटिव डेविएशन की बात कर सकते हैं। अगर ए बी का इंट्रैक्शन थोड़ा वीकर हो गया तो हम लोग आराम से ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन करा सकते हैं, मतलब पॉजिटिव डेविएशन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसी में थर्ड पॉइंट वापस से वही चीज, डेल्टा एस मिक्सिंग या डेल्टा एस जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव डेविएशन हो नेगेटिव डेविएशन हो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और सिमिलर टाइप से डेल्टा जी मिक्सिंग वाला पार्ट हमेशा लेस देन जीरो होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है तो मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो होगा। और एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा सॉल्यूशन में, तो डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। सेम चीज दूसरे साइड में होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलर टाइप से डेल्टा जी मिक्सिंग वाला पार्ट हमेशा लेस देन जीरो होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स है इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग 5वें 6ठे पॉइंट की बात करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन करेंगे। सर थर्ड फोर्थ हाँ। पॉइंट समझ में नहीं आया, हम्म? थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझ में नहीं आया। अरे मान लो कि हम लोग कोई दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए, तो हाँ सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है, अपने आप से मिक्सिंग हो रहा है, हाँ उसको अलग से मिलाना थोड़ा ना पड़ता है। अगर अलग से मिलाना हो तो इमिसिबल लिक्विड होगा, राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए। यस सर। तो अगर अपने से मिल रहा है मतलब जो मिक्सिंग प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस है। हाँ
अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है, और सिमिलर टाइप से डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ठीक है। ये ऑलवेज है, ऊपर लिखा भी तो था, यहाँ पे ऑलवेज लिखा था ना यहाँ पे, हाँ ये चीज ऑलवेज। तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। नोट कर लो। और एक ये पॉइंट रटने के लिए भी आसान है, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव ले लो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव ले लो, या डायरेक्टली रट सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन तो डेल्टा एच डेल्टा वी दोनों पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो दोनों के दोनों नेगेटिव होगा। होना क्या है इस चीज को जैसे डिस्कस करते हैं। तो पहले ऐसा मेंशन किया कि ए का इंट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए बी, तो ए बी में वीकर इंट्रैक्शन है। वीकर इंट्रैक्शन का मतलब पहले जितने स्ट्रॉन्गर फोर्सेस थे अभी उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उस केस में सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, और जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतने ही लोअर एनर्जी पे होता है। तो शुरुआत में जब ए वाला पार्ट था या बी वाला पार्ट था तो लोअर एनर्जी था, बाद में जब इंट्रैक्शन वीक हुआ तो एनर्जी वाला पार्ट बढ़ गया, और जितना वीक इंट्रैक्शन उतना अनस्टेबल सिस्टम उतना हायर एनर्जी। तो जब हम लोग लोअर एनर्जी से हायर की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा यहाँ पे, या एनर्जी देना पड़ेगा सिस्टम को। तो अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब भी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में जो भी एनर्जी चेंजेस है वहां पे हम लोग डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव ले सकते हैं। तो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज को। तो सिमिलर टाइप से जब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा इसका मतलब पहले जो सिस्टम था उससे ज्यादा स्टेबल सिस्टम है। तो इस बार जो पहला सिस्टम है वो थोड़ा हायर एनर्जी पे है, जबकि जो सिस्टम बन रहा है वो थोड़े लोअर एनर्जी पे है। तो हम लोग इस बार हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। हायर से जब लोअर एनर्जी की तरफ आएंगे तो उस केस में सिस्टम से एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाहर निकालेंगे तो एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच वाला पार्ट नेगेटिव कंसिडर करके चल रहा है। और वॉल्यूम वाले पार्ट में कैसे फर्क पड़ा उस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम का मतलब बताया था वी ऑब्जर्व माइनस वी थियोरेटिकल। तो पहले जैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं, तो सॉलिड सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेम मास के लिए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा होता है। फिर जब लिक्विड में जाते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक होता है। गैस में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उस केस में कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा, और अगर कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का वॉल्यूम उतना ही कम होगा। तो अगर हम लोग इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन तो हम लोग का वीक हो रहा है। जैसे ही सॉल्यूशन बनाए तो इंट्रैक्शन वीक हो गया। वीक होने का मतलब कॉम्पैक्टनेस कम होगा, और अगर कॉम्पैक्टनेस कम होगा तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई हम लोग का वॉल्यूम जो था वो थोड़ा इंक्रीज कर गया। तो जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है, जैसे 1 लीटर में 1 लीटर को डाले तो 2 लीटर बनना चाहिए था, लेकिन इंट्रैक्शन वीक होने की वजह से जो वॉल्यूम है 2 लीटर से थोड़ा ज्यादा निकल के आएगा। तो ऑब्जर्व वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है थ्योरेटिकल से, मतलब दोनों का जो गैप है वो ग्रेटर देन 0 निकल के आएगा। ये समझने के लिए तो ठीक है, बट सीधा याद रखना है इसको। पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच डेल्टा वी दोनों पॉजिटिव,
डेल्टा एस डेल्टा जी हमेशा उसका साइन फिक्स है आइडियल नॉन आइडियल के लिए। डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो। उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस एक चीज का ध्यान रखना। फिर एक छोटा सा ग्राफिकल पार्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना होगा, और ग्राफिकल पार्ट के डिस्कशन के बाद हम लोग आराम से दोनों की एग्जांपल्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे एक चीज तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, रॉल्स लॉ का ग्राफ वाला पार्ट। तो जो ग्राफ वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं, और ढंग से इसको देखना। ग्राफ वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आया था। एक सेकंड बच्चों, जैसे ही टेढ़ा हो जा रहा है। अच्छा ओके, चलो ध्यान दो। अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले, हाँ मान लिया कंसिडरेशन लेकर के चले, ये दोनों का हम लोग ग्राफ ग्राफ ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम लोग ग्राफ वाला पार्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं उसके कंसिडरेशन के टाइम पे हम लोग ऐसा लेते हुए चल सकते हैं कि ऐसा कुछ अपना एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे तुम लोगों को रॉल्स लॉ वाले पार्ट का ग्राफ थोड़ा बहुत याद होगा, जब हम लोग ग्राफ का डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे साइड में पी सॉल्यूशन वाला पार्ट था, और उसके अलावा नीचे साइड में हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। एक्स से एक्स भी जो ग्राफ लेना है उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइप से दूसरे वाले केस में भी ग्राफ था। और एक एजम्पशन मान के चल लेते हैं हम लोग, एजम्पशन बस ये लेके चलते हैं कि जो अपना पी नॉट ए वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा है और पी नॉट बी वाला पार्ट थोड़ा हाइयर है। एजम्पशन लेके चल रहे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे केस में भी यही लेके चल लेते हैं, पी नॉट ए वाला पार्ट छोटा है और पी नॉट बी वाला पार्ट थोड़ा हाइयर वैल्यू है। तो इससे होगा क्या, जैसे जब हम लोग ग्राफ वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा मेंशन करते हुए हम लोग काम कर रहे थे कि हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उस स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब जो हम लोग पी सॉल्यूशन वाले पार्ट का जो ग्राफ बना रहे थे, तो पी सॉल्यूशन वाले पार्ट का जो ग्राफ है हम लोग पी नॉट ए से पी नॉट बी वाले पार्ट को मिलाने के लिए आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपना पी सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया था, जो पहले वाले केस में हम लोग एक आइडियल सॉल्यूशन में लेके चल रहे थे। तो दूसरे वाले केस में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं। हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आ गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसी में एक और पार्ट और भी मेंशन किया था, अगर तुम लोग को याद हो तो उसमें कुछ ऐसा पार्ट मेंशन किया था, एक सेकेंड, उसमें ये पार्ट मेंशन किया था कि जो हम लोगों का पी नॉट बी वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। ये जो ब्लू वाला लाइन है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से जब हम लोग पी नॉट ए वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ ग्राफ लेकर के चल रहे थे, वो सारा एब्रिविएशन हम नोट करते चले जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिमिलर टाइप से दूसरे वाले साइड में भी ऐसा ही था कि हम लोग जब पी नॉट बी लेकर चले थे तो ये ग्राफ था, पी नॉट ए वाला पार्ट लेकर के चले थे तो ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आया था। तो ये ग्राफ तो हम लोग आराम से लेके चल रहे थे। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले पार्ट में जो इंट्रैक्शन है उसके वेरिएशन की वजह से जो हम लोग का ग्राफ है, जैसे ऊपर हम लोग जो वेरिएशन लेके चल रहे थे कि ऑब्जर्व प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या फिर ऑब्जर्व प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेशर। तो हम लोग का जो ग्राफ वाला पार्ट है उस ग्राफ वाले पार्ट में भी हम लोग वेरिएशन करते हैं। उसको बस ऐसा समझना, एक सिंपल तरीके से ऐसा समझना कि जो हम लोग का पी नॉट बी वाले पार्ट का ग्राफ है, ये ग्राफ वाला पार्ट बस अपने नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर के साइड से चला जाएगा। थोड़ा ओवल शेप में करना उसको, मतलब डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिकल बन गया बट ठीक है, इस टाइप का। सिमिलर टाइप से जो अपने पी नॉट ए वाले पार्ट का ग्राफ है ये भी थोड़ा अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर के साइड से आएगा, मतलब दोनों अपने नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सिमिलर टाइप से जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सॉल्यूशन का प्रेशर ग्राफ भी नॉर्मल से थोड़ा
ऊपर की डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये जो ब्लू लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ब्लू वाला लाइन अपना सॉल्यूशन का प्रेशर अगर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेके चले विथ पॉजिटिव डेविएशन तब के लिए है। तो जैसे पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ नॉर्मल से ऊपर चला गया, तो नेगेटिव डेविएशन में लॉजिकली अपना ग्राफ वाला पार्ट नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे जाना चाहिए। तो इस केस में जो पी नॉट बी वाला पार्ट है उसका ग्राफ हम लोग थोड़ा नीचे से कंसिडर कर सकते हैं। जो पी नॉट ए वाला ग्राफ है उसका भी पार्ट थोड़ा नीचे से कंसिडर कर सकते हैं। तो जो पी नॉट ए से लेके पी नॉट बी तक पी सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ वाला पार्ट भी हम लोग थोड़ा नीचे से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस ग्राफ वाले पार्ट में हम जो ब्लू वाला लाइन बनाए हैं इसको तुम लोग बिल्कुल प्रॉपरली सॉलिड लाइन से बनाना, और जो आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट है उसको तुम लोग डैश्ड लाइन से बनाने की कोशिश करना ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड रुक जाओ, कर देते हैं। इस टाइप का ग्राफ आराम से इस टाइप का ग्राफ आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ है वो थोड़ा नॉर्मल लाइन के साथ है, मतलब डैश लाइन के साथ है, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है उसको हम लोग बिल्कुल प्रॉपर लाइन के साथ मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं, मतलब उसको नॉर्मल लाइन के जैसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस चीज को नोट करके रख लो। अगर हम लोग का आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आइडियल सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग का ग्राफ जो है रॉल्स लॉ सही रहेगा। बट अगर पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में उसी ग्राफ में सबको ऊपर उठा दो। अगर नेगेटिव डेविएशन तो उसी ग्राफ में सबको नीचे थोड़ा शिफ्ट कर दो, तो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ निकल के आ जाएगा। नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग एक और पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल्स वाले पार्ट का डिस्कशन कर ऐसे भी करना है अपने को ग्राफ वाले पार्ट के बाद। तो जैसे हम लोग एग्जांपल वाले पार्ट में ऐसा कंसंट्रेशन लेके काम कर सकते हैं। हम लोग को वैसे सॉल्यूशन चाहिए जहाँ पे इंटरेक्शन थोड़ा वीकर हो। तो इसको सिंपली ऐसा समझना, अगर हम लोग वाटर में कुछ भी डालेंगे तो वाटर का इंटरेक्शन नॉर्मली वीकर नेचर का निकल के आता है इन जनरल। अगर हम लोग वाटर में कोई भी ऐसा सब्सटेंस डाले जो नॉन पोलर हो या पोलर भी रहे, जैसे अल्कोहल वाला पार्ट है तो पोलर है लेकिन वाटर के जैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें नहीं है। वाटर में टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है जबकि अल्कोहल में नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग वाटर वाले पार्ट में अल्कोहल डाल देंगे तो उस केस में इंट्रैक्शन वीक होगा, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब होगा। तो आराम से यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन निकल के आएगा। इंट्रैक्शन वीक होने की बात हो रही है केवल। मान लो हम लोग वाटर वाले पार्ट में कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस डाल दे। नॉन पोलर में जैसे हम लोग बेंजीन डाल सकते हैं या फिर हेक्सेन डाल सकते हैं। तो वाटर में अगर कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस डाल दे तो भी इंट्रैक्शन वाटर का खराब होगा। इनफैक्ट
अगर किसी नॉन पोलर वाले पार्ट को किसी पोलर में डाल दे तो भी ये काम हो जाएगा। जैसे अल्कोहल वाले पार्ट में अगर बेंजीन डाल दे तो अल्कोहल वाले पार्ट में बेंजीन जाकर के उसका इंट्रैक्शन खराब करेगा, तो भी अपना काम हो जाएगा। या फिर उसके जगह पे अगर हम लोग हेक्सेन डाल दे, मतलब बेसिकली अल्कोहल वाले पार्ट में नॉन पोलर सब्सटेंस डाल दे, तो भी अपना काम हो जाएगा। इंट्रैक्शन केवल वीक करना है, तो एक अच्छे इंट्रैक्शन वाले सॉल्वेंट में एक पुअर इंट्रैक्शन वाले पार्ट को डाल देना है, अपना काम आराम से होता चला जाएगा। इस तरह के केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और जब हम लोग नेगेटिव डेविएशन वाले पार्ट की बात करेंगे, तो बचपन में एक चीज सुना होगा कि अगर हम लोग वाटर में एसिड डालते हैं, ये बचपन में ही सुना होगा, क्लास 10th में एक सवाल भी रहता है कि हम लोग वाटर में एसिड को नहीं डालते, अगर वाटर में एसिड को डालते हैं, एसिड में वाटर को नहीं डालते, ऐसा क्यों? तो उसमें होता है कि भाई दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो एक्सोथर्मिक नेचर का होने के वजह से अगर हम लोग एसिड में वाटर डालेंगे तो काफी ज्यादा हीट लिबरेट होगा। तो खैर हम लोग इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हम लोग इस फैक्ट से मतलब है कि वाटर एंड एसिड का कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक नेचर का है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आराम से। तो वाटर में कैसा भी एसिड डालो, इस केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस आएगा ही आएगा। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस आया तो अपना काम हो जाएगा, हम लोग आराम से इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे नेगेटिव डेविएशन वर्ड यूज करते हुए चल सकते हैं। बट एक एग्जांपल जो तुम लोग को ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में दे रखा और बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। एक तो लेफ्ट वाले साइड को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और दूसरे वाले साइड को हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता, एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता। दोनों में सेपरेटली अगर कंसिडर करें हम लोग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो मिक्सिंग के वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी पॉसिबिलिटी निकल के आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम लोग दोनों को मिक्स कर देंगे तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट निकल के आ जाता है। पहले नहीं होता था लेकिन बाद में हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन बताया होगा। एक तो बहुत ही एसिडिक टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा कोई सामने वाले एटम के ऊपर लोन पेयर वाला पार्ट। तो इस केस में यहाँ पे जो ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं, ये ब्लू वाला जो पार्ट है इन दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक एसीटोन मॉलिक्यूल एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। पहले कोई इंट्रैक्शन नहीं था, पहले इंट्रैक्शन था भी तो वांडरवाल फोर्सेस टाइप का पार्ट या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन टाइप का पार्ट था। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है, इंट्रैक्शन होता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सब के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है। इसके अलावा बाकी जितने भी इंट्रैक्शन होंगे उन सबको हम लोग वीक नेचर का कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो इस केस में अगर पहले इंट्रैक्शन नहीं था या था भी तो वीकर इंट्रैक्शन था, बाद में मिक्सिंग होने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो इस केस में हम लोग आराम से ये केस वाले पार्ट को नेगेटिव डेविएशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये एग्जांपल बिल्कुल रट के रखना है, बहुत बार पूछा जाए गया है, बहुत बार पूछा जाएगा, याद होना चाहिए हमेशा। नोट कर लो एग्जांपल्स।
कल का पेपर कैसा रहा भाई तुम्हारा? तो देख रहे सैकत का बहुत मार्क्स आया है, चीटिंग किया है सैकत? है सैकत? नो सर। झूठ बोलेगा? 8 सेकंड में तो क्वेश्चन बनाता है। 8 सेकंड में? हाँ, कौन सा वाला? हम तो देखे हैं क्वेश्चन का रिस्पॉन्स टाइम 8 सेकंड है। केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन 8 सेकंड में नहीं था, बायोलॉजी का लास्ट में 10 सेकंड में था। अच्छा, हम बता देते तुमको कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड का था। हाँ सर बोलिए। तो हमको स्क्रीन पे सब दिखता है इधर, हमको ही मालूम पड़ता है कौन सा क्वेश्चन कोई कितने देर में अटेम्प्ट कर लेगा। और साथ ही साथ मृणाल का भी एग्जैक्टली सेम ही केस है, दोनों भाई भाई। केमिस्ट्री का सर एक भी क्वेश्चन 8 सेकंड में था। नहीं, केमिस्ट्री का नहीं बनाया होगा, बाकी का तो बनाया ना, तो हमको तो सबका टाइम दिखता है। मृणाल तो भी 8 सेकंड में बना रखे, कुछ क्वेश्चन। 30 मिनट सर हम तो कुछ ऐसे ही मार दिए सर, कुछ आता ही नहीं था उसमें। अच्छा, तभी भी तुम लोग का 550 नंबर से क्रॉस कर गया ऐसे ही मारने पे। वाह, काहे पढ़ाई कर रहा है? किस्मत इतनी अच्छी है तो फिर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जाके आराम से सो जाओ। नहीं सर, हम 11th का नोट नहीं लाए थे, इसलिए सर क्या करें, तो एग्जाम दे दिए तो। वाह, तो इसलिए तो बोल रहे पढ़ने की जरूरत क्या है तुमको, जब बिना पढ़े लिखे 550 नंबर से क्रॉस कर जा रहा है तो फिर आराम मारो, फिर घर पे चिल मारो। ऐसा बात नहीं है सर, हर टाइम लाख थोड़ी साथ देते। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ सर। पता नहीं भाई, हम तो आज तक नहीं सुने ऑर्गेनिक का किसी तो सर एक भी ठीक से नहीं बना पाए थे। किसी का लग 550 नंबर तक साथ देगा, हम तो ऐसा नहीं सुने कभी। खैर, ऑर्गेनिक अच्छी का तो बात सर है, एक भी ठीक से नहीं बना था सर। बढ़िया है भाई। देखो भाई, ऑनेस्टली टेस्ट नहीं दे रहा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने आप एक साल नीट के एग्जाम में सब सारा कुछ दिखाई देगा, तो मालूम पड़ जाएगा कितना पढ़ाई किए थे कितना नहीं पढ़ाई किए थे। इस बार थे कुछ लोग जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, तो पहले से पेपर देख के आते थे, फिर पेपर देते थे। तो एकदम पता नहीं कितना नंबर, 350 के पेपर में 250 नंबर लेकर के आ रहे थे। हम लोग को पता नहीं चलता है क्या किससे कितना नंबर आना चाहिए। तो हम लोग पूछे भी थे हम एक बार उस स्टूडेंट से, क्या भी इतना सही से ऐसा पेपर दे रहा है कि कुछ और गड़बड़ सीन है? नहीं नहीं सर, एकदम बिल्कुल अच्छे से पेपर दे रहे हैं। बोले ठीक है, बढ़िया है। मेंस में जब रिजल्ट आया तो 100 नंबर भी नहीं आया, मतलब हम लोग के सारे पेपर में 250 नंबर ला रहे हैं और मेंस में एक पेपर में 100 नंबर भी क्रॉस नहीं कर रहे। तो ये शो करता है कि फाइनली क्या हुआ। तो हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, हाँ उसमें हो सकता है कि दूसरे लोग आपको अच्छा कंसिडर करें, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हमको मालूम है कौन क्या है। तो इसलिए नंबर अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है वो हम नहीं देखेंगे, हमको क्यूमुलेटिव परसेंटेज से मतलब होता है कि क्यूमुलेटिवली क्या परसेंटेज है। और बिना डाउट पूछे तुम लोग इतना नंबर आ गया तो क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या मेरे को? एक भी डाउट नहीं पूछता तुम लोग ग्रुप में। सुधांशु है, चंदन है, अमृत है, ये लोग डाउट भी पूछते हैं, हमेशा डाउट पूछ रहे हैं, रेगुलरली डाउट डाल रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के अगर 550 नंबर और 650 नंबर आ रहा है तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं होगी यार, काहे को पढ़ रहा है फिर। बाकी लोग का नंबर ठीक है, तुषार तुम्हारा नंबर कम है, मुस्कान नंबर अच्छा है तुम्हारे इस बार काफी लास्ट टाइम से, लेकिन और मेहनत करो क्योंकि इतना नंबर ठीक भी है तो भी इससे कुछ होना जाना नहीं है। चंदन तुम्हारे साथ भी सेम केस है, अमृत तुम्हारे साथ भी सेम केस है, मतलब नंबर अच्छा है लेकिन ये अच्छा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। 550 नंबर से कम में तुमको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मेहनत करना ही पड़ेगा और एक्सट्रीम मेहनत करो, जितना हो सकता है एक्सट्रीम मेहनत करो, जितना हो सकता है क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो। तुम लोग को तो नया क्वेश्चन करना भी नहीं है, इंजीनियरिंग वालों को हम लोग बहुत असाइनमेंट देते हैं कि उनको नए नए टाइप के कुछ क्वेश्चन करना होता है, भारी भारी क्वेश्चन करने होते हैं, तुम लोगों को नहीं करना है। और तुम ये सोचोगे हम थोड़ा नया बुक बना ले तो बहुत गलती कर रहा है। सेम क्वेश्चंस रिपीट करो, वही बुक जो बना है उसको वापस से बनाओ, रटो उस एक तरीके से उस सवाल को। समझ लिया है पहले ठीक है, बट बार बार प्रैक्टिस करते करते ये स्पीड बढ़ेगा, तब जाकर के नंबर ज्यादा ला पाएंगे। सोचेंगे हम कुछ नया कर लेते हैं तो उससे काम नहीं चलता। ये चीज में बिल्कुल छोटा सा फैक्ट है, जिस दिन दिमाग में आएगा मेडिकल क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं आएगा कुछ भी कर लो एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। बहुत लोगों को समझाए, कुछ लोग होता है कि फिजिक्स में बहुत मजा आता है तो पूरे टाइम फिजिक्स सॉल्व करते रहते हैं, जबकि मना भी करते हैं कि भाई नहीं सॉल्व करना है इतना फिजिक्स। पहला ही पेपर फिजिक्स से शुरू करते हैं, अरे भाई नहीं कौन करना है फिजिक्स से शुरू, फिजिक्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बायोलॉजी से शुरू करना होता है। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको बायोलॉजी खराब है, आपको मेडिकल कभी नहीं क्लियर होगा। तो बायोलॉजी में तो तुम लोगों को सवाल रटे होना चाहिए बिल्कुल, मतलब सवाल जो भी सर कराते हो तुम्हारे नोट्स कॉपी से बिल्कुल एकदम मुंह पे याद होना चाहिए सब कुछ। बायोलॉजी में अगर नंबर नहीं ला पा रहे 300 प्लस तो फिर मेहनत नहीं कर रहे डेफिनेटली। याद याद होना नहीं होना मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, एक बार पढ़ देंगे याद हो जाएगा ऐसे थोड़ी होता है। तो मेहनत नहीं कर रहे, बायोलॉजी में नंबर अगर नहीं आ रहा तो
बायोलॉजी में नंबर आ रहा है, मैथ्स फिजिक्स में नहीं आ रहा, तो समझ में आ सकता है कि हाँ चलो ठीक है, समझ नहीं आ रहा था टॉपिक, समझ में आ जाता है। बट यहाँ बायोलॉजी में भी नंबर नहीं आता तो शो करता है कि मेहनत नहीं करते। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है बायोलॉजी का। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नंबर नहीं आ रहा मतलब मेहनत नहीं कर रहा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैक्ट है, याद करना है आपको, समझ के याद करें या फिर डायरेक्टली रट लें, याद करना है। हम लोग भी याद किए थे, तो नया चीज थोड़ा ना है। तो इसीलिए बढ़िया है, लोगों का नंबर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बहुत स्कोप है भाई अभी। तो इम्प्रूव होने से काम नहीं चल रहा, तुम लोगों को नंबर और बढ़ाना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के साथ साथ, तब जा करके कोई फायदा है। वरना बहुत रिगोरसली मेहनत करना पड़ेगा, फिर यही चीज दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो करते रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। चलो भी ध्यान दो। इसके बाद एक दो और छोटे छोटे टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कशन करना होगा। जैसे एक हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं जिस चीज को एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, या इसी चीज को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उस चीज का भी डिस्कशन करते हैं। बट पहले तो ये चीज एजियोट्रॉप्स वाला पार्ट, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है इस चीज को पहले मेंशन कर लेते हैं। नोट कर लो डेफिनेशन एजियोट्रॉप्स वाले पार्ट में। These type of solutions boils at constant temperature, that is have fixed boiling point, that is have fixed boiling point। उसमें नोट लिख करके एक पॉइंट मेंशन कर लेना नीचे। आइडियल सॉल्यूशन doesn't have fixed boiling point, rather it boils in a range of temperature, rather it boils in a range of temperature। कभी भी एक आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो हमेशा एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में बॉइल करता है। उसको हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, बट वो ग्राफिकल पार्ट तुम्हारे काम का नहीं होता। बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम लोग ग्राफ से, बट तुमको वो ग्राफ वाले पार्ट का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। जैसे मान लो हम लोग का अगर लिक्विड और वेपर इसके ग्राफ वाले पार्ट को डिस्कस करें तो नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे रॉल्स लॉ वाला पार्ट हो गया ग्राफ में, जिसमें हम लोग ऊपर के साइड में लिक्विड वाले पार्ट को लेके चलते हैं, नीचे वाले साइड में नॉर्मली वेपर वाले पार्ट को लेके चलते हैं। और इसी रॉल्स लॉ वाले पार्ट में अगर हम लोग वेपर के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ वाला पार्ट कुछ हाइपरबोला टाइप का निकल के आएगा, जो नीचे हम लोग ग्रीन लाइन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो उस केस में नॉर्मली होता क्या है कि जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग का जब ग्राफ बनता है तो हम लोग ये ऊपर वाला ग्राफ कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन जब वेपर के रिस्पेक्ट में, मतलब वेपर के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट है इस चीज को कंसिडर करके चलते हैं। तो किसी भी पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के लॉन्ग जो वेपर वाला पार्ट है उससे करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा और जो लिक्विड वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा सेम मोल फ्रैक्शन में वो अलग अलग निकल के आता है। तो ये तो तुम्हारा पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ निकल के आता है। लेकिन इसी चीज को हम लोग आराम से बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब सेम टाइप का पार्ट आएगा, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ। अगर पी नॉट ए छोटा है पी नॉट बी से, तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर पी नॉट ए कम है मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा इसको 1 atm पे पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब जो टी नॉट ए है वो हाइयर होगा एज कम्पेयर टू टी नॉट बी। और ये जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप का निकल के आता है, मतलब दोनों में से कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, दोनों ही कर्व लाइन निकल के आते हैं। तो इस केस में कोई भी एक पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के लॉन्ग अगर हम लोग बात करें, कोई भी एक पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के लॉन्ग, तो उस केस में अगर हम लोग नीचे लिक्विड ऊपर वेपर लेके चलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें वेपर ऊपर लिक्विड नीचे है। तो इस केस में हम लोग अगर 1 atm के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाते हैं, मान लो कोई भी एक प्रेशर 1 atm है,
तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सॉरी कोई पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ये पूरे के पूरे ऊपर के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब है एक ये भी बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा, एक ऊपर वाला पार्ट भी टेम्परेचर वाला पार्ट निकल के आ रहा। तो ये जो बीच का रेंज है, ये बीच का रेंज हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट का रेंज निकल के आना शुरू होता है। ये ग्राफिकल पार्ट तुम्हारे एस्पेक्ट का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, बट फिर भी छोटा सा रफ आइडिया रखना कि हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट किस तरीके से रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहता है। तो अगर हम लोग एक आइडियल सॉल्यूशन लेके चले, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में केवल पहला पॉइंट और केवल लास्ट पॉइंट, इन दोनों पे टेम्परेचर सेम होगा। मतलब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ये मोल फ्रैक्शन पे जाए तो एक ही पॉइंट निकल के आएगा वेपर वाले पार्ट में और लिक्विड वाले पार्ट में। अगर हम लोग सबसे शुरुआत के पॉइंट पे जाए लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, तो भी हम लोग के पास एग्जैक्टली एक ही पॉइंट निकल के आएगा जहाँ पे वेपर वाले पार्ट का प्रेशर और लिक्विड वाले पार्ट का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है या टेम्परेचर वाला पार्ट सेम आ रहा है। बट यहाँ से लेके बीच के किसी भी एरिया में जाए, मान लो हम लोग एक और मोल फ्रैक्शन लेते हैं बीच में, यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जब ग्राफ को कट करेंगे तो एक प्रेशर यहाँ से आएगा, उसके बाद ऊपर और जाएंगे तो दूसरे कलर से नोट कर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर से ले लेते हैं। तो एक ग्राफ ऊपर कट किया, एक लाइन यहाँ आया और दूसरा टेम्परेचर ऊपर निकल के आया, मतलब वापस से एक रेंज ऑफ टेम्परेचर वाले पार्ट में हम लोग लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, एक आइडियल सॉल्यूशन के टाइम पे हमेशा हम लोग एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में बॉइलिंग करते हैं, ना कि एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन लेके चले तो आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे है ऊपर, these type of solution boils at constant temperature that is have fixed boiling point। तो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो सकता, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। सेकंड अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। ये सेकंड कभी भी हम लोग के हाँ कभी भी हम लोग के आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज होता है 100 से 110 डिग्री, 100 से 120 डिग्री, 120 से 140 डिग्री, हमेशा एक रेंज निकल के आएगा। तो अगर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर निकल के आएगा मतलब कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इससे एक कंक्लूजन बस ये बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट कभी भी एजोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इसी नोट के अंदर सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस नोट कर लो, cannot form azeotropic mixture, cannot form azeotropic mixture। चलो ध्यान दो, इसमें भी हम क्या cannot form cannot form cannot form cannot form azeotropic mixture। इसमें हम लोग वापस से कंसिडरेशन ले सकते हैं, जैसे अगर आइडियल सॉल्यूशन एजेट्रोपिक मिक्सचर नहीं बना सकता, मतलब नॉन आइडियल बना सकता है, और नॉन आइडियल में दो तरह का सॉल्यूशन है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, तो सिमिलर टाइप से हम लोग पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन वाले पार्ट से एजेट्रोपिक मिक्सचर के टाइप को भी एसोसिएट कर सकते हैं, जिसमें दो तरह का हम लोग के पास मिक्सचर निकल के आएगा। पहला पार्ट को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो पहले वाले में मैक्सिमम है तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए भाई, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आराम से मेंशन किया जा सकता है। तो ये तो सबसे पहला पार्ट हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो ऐसा कंसिडरेशन कर सकते हैं हम लोग, जैसे पहले वाले केस में पॉइंट ध्यान रखना होगा,
boiling point of the azeotropic mixture is higher than boiling point of A and B। मतलब जो दोनों सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं, दोनों मिक्सचर वाले पार्ट में सॉल्यूशन सॉरी प्योर लिक्विड लेके चल रहे हैं, उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इस एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हायर निकल के आएगा। तो सिमिलर टाइप से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा, जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। बस एक सिंपल सा कंसिडरेशन लेते हुए चलना है, इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। अरे ग्राफ वाले जो पार्ट बोलेंगे इसको याद रखना है बिल्कुल, इसको इस तरीके से बस समझना। अभी तो ऊपर एक्सप्लेन किया भी था ग्राफ वाले पार्ट को, लेकिन याद रखना ग्राफ कैसे पैराबोला आता, सॉरी हाइपरबोला टाइप का आता है, उससे तुम लोगों को मतलब नहीं होगा। चलो भी ध्यान दो, देखो हाँ बोलो। हाँ अमृत ट्रेन चला रहे तो थोड़ा बोल रहे थे स्क्रीन डाउन कीजिए ना। नोट कर लिया। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें बस ये ध्यान रखना, जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोला, तो जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हायर होता है। ठीक है, तो उसमें अच्छा एक पॉइंट और लिखना रह गया, थर्ड पॉइंट इसमें ग्राफ नीचे पहले पॉइंट मेंशन कर लो। नोट कर लो वही पॉइंट, उसको नोट कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ, पहले वाले केस में मैक्सिमम बोला है ना, तो विथ नेगेटिव डेविएशन forms maximum boiling azeotrops।
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो So no voice. हेलो हेलो Stop following कर दे सब. हेलो हेलो कर रहे हैं. हाँ हेलो, हाँ चलो ध्यान दो, दिखा स्क्रीन? अच्छा स्क्रीन नहीं दिखा, एक सेकंड। दिख रहा है सर। अरे वो पुराना ही वाला स्क्रीन दिख रहा है, रुक जा 2 मिनट होल्ड कर। सैकत अपना वीडियो क्या दिखा रहा है भाई? सर मेरा वीडियो तो ऑफ है सर. कुछ देर पहले चल रहा होगा, मेरे को दिखा रहा था। लाइन पे वरुण का क्या बोल रहा है? वरुण का है, वरुण का। हाँ वरुण तो ऑन कर ही रखा था। चलो ठीक है, हाँ ध्यान दो, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में जैसे ग्राफ बनाते वक्त बस ये कंसिडरेशन ले लेना कि हम लोग एक ग्राफ में एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, जिसको ग्रीन से मार्क कर रहे हैं। एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे जो कि पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों से लोअर हो, ठीक है। और ग्राफ को जब बनाना तो बस उस पॉइंट से होते हुए ऊपर चले जाना। फिर उसके बाद एक हाइपरबोला या पाराबोला टाइप का, जैसा भी तुमको शेप समझ में आता है, थोड़ा कर्व टाइप का शेप बना करके उसको वहां से मैच करा देना। एक्चुअल में वो हाइपरबोला ही होता है, बट अभी तुम लोग कोशिश से मतलब नहीं है कि हाइपरबोला कैसे आता है। सिमिलर टाइप से जब हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप की जगह पे मिनिमम बॉइलिंग की बात करेंगे, तो उस केस में जैसे पी नॉट ए और पी नॉट बी तो मार्क करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोगों को मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप बनाना है, मतलब हम लोगों को प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों से हाइयर कंसिडर करना होगा, तो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो जहां का प्रेशर ए और बी दोनों से हाइयर है, और बस इस ग्राफ को उस पॉइंट से होते हुए पास करा दो। उसके बाद पी नॉट ए से उसको हाइपरबोला टाइप के स्ट्रक्चर में मैच कराओ उसी पॉइंट को, और दूसरा पी नॉट बी वाले पार्ट को भी मैच करा दो। ये अपना ग्राफिकल पार्ट निकल के आ जाएगा किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो पॉइंट सबसे लोएस्ट है, इस पार्टिकुलर कॉम्पोजिशन वाले पार्ट को हम लोग एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो दूसरे वाले केस में जो अपना मोल फ्रैक्शन का जो पॉइंट है, इसी चीज को हम लोग आराम से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक पॉइंट बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन निकल के नहीं आएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम करते हैं। और दूसरा एक और चीज ध्यान रखना है इसमें, जैसे ये जो ग्राफ है, इसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम टाइप की होंगी, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होगा, केवल थोड़ा एक पार्ट कंसिडर करना। ग्राफ में पी नॉट ए वाला पार्ट कम है, पी नॉट बी ज्यादा है, तो हम लोग टेम्परेचर वाले पार्ट में टी नॉट ए वाले पार्ट को आराम से, एक सेकेंड पहले इस ग्राफ को बना देते हैं। टी नॉट ए वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा ऊपर रखेंगे और टी नॉट बी वाले पार्ट को नीचे रखेंगे, ठीक है। और हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहे हैं, मतलब अपना बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाइयर होना चाहिए। तो टी नॉट ए टी नॉट बी के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट है उससे थोड़ा हाइयर पे एक पॉइंट ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए थे, तो हम लोग टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन का जब ग्राफ मेंशन करेंगे, तो इसी कॉम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ग्राफ बनाए एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग, तो इसी लाइन पे कोई एक हाइयर पॉइंट ले लिया और एग्जैक्टली सेम टाइप का ग्राफ वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइप का, बस उल्टा ओरिएंटेशन है। मतलब जो हम लोगों का प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में नेगेटिव डेविएशन वाले पार्ट का जो ग्राफ है, वो पॉजिटिव वाले में जाएगा टेम्परेचर में, लो उसका उसका ग्राफ टेम्परेचर में वाले पार्ट में हम लोग कंसिडर करते हुए दिखेंगे। और जो पॉजिटिव डेविएशन में जिस तरह का ग्राफ है, उस तरह ग्राफ हम लोग आराम से टेम्परेचर वाले पार्ट में नेगेटिव डेविएशन में लेते हुए चलेंगे। जैसे दूसरे साइड पे अगर ग्राफ बनाए, तो एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन में अगर ग्राफ बनाए, तो इसका मतलब इसी कॉम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग टेम्परेचर कंसिडर करते, तो टी नॉट ए हाइयर है, टी नॉट बी लोअर है, और हम लोग को अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाना है, तो दोनों पॉइंट से लोअर एक ग्राफ का पॉइंट ले लिया
और उसके इसमें ग्राफ वाले पार्ट को यहाँ से ज्वाइन करा दिया। तो ये अपना मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकल के आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट प्रेशर का ग्राफ था, नीचे वाला पार्ट टेम्परेचर के फॉर्म में ग्राफ है। नोट कर लो इस चीज को, दोनों ग्राफ को नोट कर लो। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, ये बिल्कुल थियोरेटिकल टॉपिक है, मतलब इसमें थियोरेटिकली जो पॉइंट्स बोले हैं, सवाल अगर पूछेगा नीट में तो एग्जैक्टली पॉइंट से पूछेगा, कोई भी दूसरा चीज नहीं पूछने वाले, इस एक चीज का ध्यान रखना। और बाकी इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचेगा अपना हेनरीज लॉ, उस हेनरीज लॉ वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे नेक्स्ट क्लास में शायद निहार सर का क्लास लगा हुआ है, तो निहार सर को हम बोल देंगे कि हेनरीज लॉ वाला पार्ट को पढ़ा दे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन का डाउट डिस्कशन होगा वो सारा का सारा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आई नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लिया कि इंतजार में पीडीएफ भेज देंगे? चलो आज पीडीएफ नहीं भेजेंगे। खुद से ग्राफ सोच करके बनाओ, मतलब जो तरीके से बताया है ग्राफ को रिलेट करना, उस तरीके से सोच के बनाओ, आराम से ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोच के बनाओ एक बार, और पीडीएफ भी भेज देते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? सोच के बनाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आराम से।